मध्यकाल में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों की बात की जाए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जैसे अल्बेरूनी, इब्न बतूता, वर्नियर, ट्रेवनियर, टेरी, हॉकिंस, रो, इन यात्रियों की अगर बात करें, उधर विजयनगर के काल में जो लोग आए थे, निकोली कोंटी थे, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, डिमेवो, पायस, तो इन यात्रियों ने क्या क्या कहा भारत के विषय में, जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात अल्बेरूनी की जाए तो अल्बेरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला था। उसका प्रारंभिक नाम अबू रेहान था। यह बार बार पूछा गया है कि अल्बेरूनी का प्रारंभिक नाम क्या था, तो अल्बेरूनी का प्रारंभिक नाम अबू रेहान था। माना जाता है कि 973 ईस्वी में उसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था और 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और युद्धबंदी के रूप में अल्बेरूनी को भी युद्धबंदी बनाया गया। उसकी विद्वता से महमूद गजनवी प्रभावित हुआ, उसे अपना पुरोहित बनाया। जब गजनवी 1019 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ महमूद गजनवी के साथ अल्बेरूनी भी आया। महमूद गजनवी लूटपाट में अपना लगा रहा, लेकिन अल्बेरूनी संस्कृत की शिक्षा लिया, यहाँ के पुराण और भगवत गीता से बहुत ही प्रभावित रहा। भारतीय जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, पुराण आदि का अध्ययन करने के पश्चात उसने भारतीय समाज के विषय में अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में लिखा है। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। किताबुल हिंद में उसने भारतीय समाज, भारतीय पर्व त्योहार आदि का विस्तृत वर्णन किया है। वह बताता है कि भारतीय समाज में 4 वर्ग हैं। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई उसका भी वो वर्णन करता है। ऋग्वेद में जो वर्णन किया गया है उसी आधार पर उसका भी वर्णन करता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, कैसे क्षत्रियों की, तो वो चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को बताता है। साथ में अंत्यजों की भी बात करता है कि इसके अलावा 8 अंत्यज भी थे। इन अंत्यजों में सबसे निम्न कोटि के बड़हातु थे। बड़हातुओं का उल्लेख करता है। संस्कारों की बात करता है कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, और उन संस्कारों में फिर यज्ञोपवीत की भी बात करता है कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण किस प्रकार के यज्ञोपवीत धारण करते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस प्रकार से धारण करते थे। वह बताता है कि वैश्य और शूद्रों को उस समय वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई शूद्र वेद पढ़ लेता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। इस प्रकार का वर्णन अल्बेरूनी द्वारा जो किया गया है वो तो किया ही गया है। साथ में वो भारतीय परंपराओं की भी बात करता है। वो कहता है कि भारतीयों के दांत काले हैं। पहले तो कहता है कि ये काले रंग से रंगे गए हैं, लेकिन बाद में वो कहता है कि ये पान खाते थे इसलिए इनके दांत काले हो गए हैं। वो कहता है कि भारतीय जब किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो बिना पूछे प्रवेश करते हैं, यानी प्रवेश करने की अनुमति नहीं लेते हैं, जैसा कि अक्सर हम देखते भी हैं। हम किसी के घर में सीधे बिना कुछ पूछे प्रवेश कर जाते हैं। आते समय जरूर अनुमति लेते हैं कि अच्छा भाई अब हम चलते हैं। वो कहता है कि भारतीय जहाँ इच्छा वहाँ थूक देते हैं। फिर वो यहाँ के पर्व त्योहारों के विषय में बताता है कि वसंत उत्सव कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, दीपावली कब मनाई जाती है। तो इस प्रकार से पर्व त्योहारों का वर्णन करता है। साथ में जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ यात्राएं हैं, उनका भी वर्णन करता है। थानेश्वर में चक्र स्वामी के मूर्ति की बात करता है। साथ में वह मुल्तान में सूर्य मंदिर का भी उल्लेख करता है। इस मुल्तान सूर्य मंदिर का उल्लेख सुलेमान ने भी किया है और साथ में अल्बेरूनी भी इसका उल्लेख करता है। इसी के साथ वह अल्बेरूनी जो है वह कहता है कि कश्मीर के बेलोर पहाड़ियों में एक शारदा मूर्ति भी थी। शारदा मंदिर की भी बात करता है। अल्बेरूनी ने खगोल, चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान के भी विषय में बताया। भारतीयों के विषय में ये बताया कि भारतीय ज्ञान तो समृद्ध है, लेकिन यहाँ के लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अपने राजा जैसे दूसरा कोई राजा नहीं मानते, अपनी परंपराओं के जैसी दूसरी कोई श्रेष्ठ परंपरा नहीं मानते। हालांकि इनके पूर्वज इस तरह के नहीं थे। वो
दूसरी जगह की चीज़ों को आत्मसात करते थे, लेकिन भारतीय चीज़ों को आत्मसात, दूसरी चीज़ों को आत्मसात नहीं करते, वो स्वयं में स्वयं को परिपूर्ण मानते हैं। ये उनकी कमजोरियां बताता है। साथ में वह यहाँ की जो लिपियां हैं उसके विषय में बताता है कि उस समय सबसे जो लोकप्रिय लिपि थी वो सिद्ध मातृका थी, जो कि कश्मीर, कन्नौज, मध्य भारत में प्रचलित थी। इसी प्रकार द्रविड़ देश में द्रविड़ी लिपि की बात करता है। गौड़ लिपि जो पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित थी, लारी जो गुजरात में प्रचलित थी, और भावछुकु जो कि बौद्धों की लिपि थी। तो इस प्रकार अलबरूनी द्वारा भारतीय समाज, भारतीय पर्व त्योहार, भारतीय लिपि, भारतीय खगोल विज्ञान आदि पर विस्तृत विवरण अपने किताबुल हिंद में दिया गया। दूसरा जो यात्री है इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333-34 में भारत आया। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था। मोरक्को से इब्न बतूता आया और अब्दुल्ला मोहम्मद इसका प्रारंभिक नाम था। इब्न बतूता का प्रारंभिक नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद। 1333-34 में यह भारत आया, और भारत आया तो एक व्यापारी के रूप में आया, तलवारें लाद कर लाया। और सुल्तान से उस समय जब भेंट की जाती थी तो उसे उपहार दिया जाता था, तो सुल्तान को देने के लिए उपहार भी लाया मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक से मिला। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ और इसने उसे दिल्ली का काजी बना दिया, और साथ ही मुबारक खलजी की जो मजार थे उसका संरक्षक भी बना दिया। इस पद पर कुछ दिनों तक वह कार्य करता रहा। बाद में उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसे इस पद से बर्खास्त कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। कुछ समय पश्चात पुनः मोहम्मद बिन तुगलक उससे संतुष्ट हुआ और उसे जेल से मुक्त करके 1341 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता मोरक्को का है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। भारत आया, भारत से वह दूत बनकर चीन गया। लंका, मालदीव आदि होते हुए वह चीन पहुंचा, लेकिन चीन से फिर भारत नहीं आया। वो चीन से पुनः अपने देश मोरक्को चला गया। इस पूरे यात्रा विवरण को उसने रेहला नाम से एक पुस्तक लिखी और रेहला में इसका विस्तृत विवरण दिया कि भारत में उसने जो जो कुछ देखा था उसका वो वर्णन करता है। भारत में उसने जो राजनीतिक स्थिति जो देखी, जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कैसे हुई, वह कहता है कि उसका जो दिल्ली में एजेंट था रुकनुद्दीन, वह उसे बताया था कि अहमद याज जिसने अफगानपुर के भवन को निर्मित किया था, जब बंगाल से गियासुद्दीन तुगलक आ रहा था दिल्ली, तो उसके स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगानपुर में एक भवन का, लकड़ी के भवन का निर्माण कराया था, और उसका निर्माण अहमद याज ने किया था। रुकनुद्दीन बताता है कि उस भवन को इस तरह से निर्मित किया गया था कि एक स्थान पर अगर हाथी, एक स्तंभ पर अगर हाथी द्वारा उसे धक्का दिया जाए तो वह गिर जाए, और ऐसे ही गिरा के गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कराई गई। इसमें मुख्य भूमिका मोहम्मद बिन तुगलक की थी, ऐसा इब्न बतूता का मानना है। अन्य इतिहासकारों का भी ऐसा मानना है, तत्कालीन इतिहासकारों का। वह गियासुद्दीन तुगलक द्वारा जो महल बनवाया गया था उसको कहता है कि यह सूर्य, सुबह जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो इतना चमकता है कि इसमें आंखें नहीं टिक पाती हैं। वह दिल्ली की जो चहारदीवारी है, किलेबंदी है, उसकी चौड़ाई को भी बताता है। साथ में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा जो डाक व्यवस्था शुरू की गई थी उसको भी बताता है, और यह भी कहता है कि गियासुद्दीन तुगलक द्वारा जो यह डाक व्यवस्था स्थापित की गई थी, इसी डाक व्यवस्था के तहत मोहम्मद बिन तुगलक को गंगा जल पीने के लिए, जब वह देवगिरी में था तो उत्तर भारत से गंगा जल उसके पीने के लिए ले जाया जाता था। इसमें घुड़सवार भी थे और पैदल भी थे। वो कहता है कि पैदल जब दौड़ते थे तो तांबे की, एक हाथ में तांबे की घंटी होती थी, दूसरे हाथ में जो सामान पहुंचाना होता था वो होता था। दौड़ते थे, तांबे की घंटियां बजती थी, तो अगले स्थान पर, अगले पड़ाव पर जो धावक थे वह घंटियों को सुनकर सचेत हो जाते थे, फिर इससे सामान लेकर वह अगले पड़ाव तक पहुंचाते थे। इस तरह से द्रुत गति से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। इब्न बतूता
ने रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक दोनों की बातें की हैं। साथ में मोहम्मद बिन तुगलक जब अकाल पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक जब स्वर्णद्वारी में जाकर, कनौज के पास स्वर्णद्वारी में जाकर रहने लगा, तो उनके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इब्न बतूता भी गया हुआ था। अब विजयनगर काल में कई यात्री आए। विजयनगर काल के जो यात्री हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले निकोली कॉन्टी, जो कि इटली का यात्री था, वह आया देवराय प्रथम के काल में। निकोली कॉन्टी आया देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल रजाक आया देवराय द्वितीय के काल में। एथेनियस निकेतिन, जो कि बहमनी राज्य में आया था, विदर में आया था। बार्थोमा इटली का था, यह भी विजयनगर के काल में आया, कृष्णदेवराय से पहले आया था। और बारबोसा, जो कि कृष्णदेवराय के समय आया। और डिमेगो पायस या पेस, यह भी कृष्णदेवराय के समय ही आया। नूनीज पुर्तगाली था और यह अच्युत देवराय के समय में आया। और सीजर फ्रेडरिक, जो कि तालिकोटा युद्ध के पश्चात आया। तो इनको तो सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन किसके काल में आया। तो निकोली कॉन्टे, अब्दुल रजाक, निकोली कॉन्टे, अब्दुल रजाक, उसके बाद एथेनियस निकेतन, फिर बारबोसा, डिमेगो पायस या पेस और सीजर फ्रेडरिक और नूनीज और सीजर फ्रेडरिक। निकोली कॉन्टे इटली का व्यापारी है, इटली का यात्री है। और बार्थोमा भी इटली का यात्री है। ये अब्दुल रजाक, जो कि फारस से आया था, शाहरुख का दूत था, कालीकट के जमेरिन शासकों के यहाँ दूत बन के आया था, बाद में विजयनगर आया। यह रूस का है, ये इटली के हैं। फारस का दूत है, फारस के शासक शाहरुख का दूत था। निकेतन रूस का था। बारबोसा पुर्तगाली है। डिमोगो पायस, ये भी पुर्तगाली ही है। डिमोगो पायस भी पुर्तगाली है। नूनीज जो है यह भी पुर्तगाली ही है। तो इसमें से पुर्तगाली कितने हैं? सिर्फ एक निकोली कॉन्टी इटली का है। बार्थोमा भी इटली का था। अन्य सब अधिकांश, जैसे बारबोसा पुर्तगाली है, डिमोगो पायस है, पेस पुर्तगाली है, नूनीज पुर्तगाली है, निकेतन यह रूस का था, अब्दुल रजाक फारस के शासक शाहरुख का दूत था। यह मूल रूप से अब्दुल रजाक मूल रूप से कहाँ आया था? अब्दुल रजाक मूल रूप से कालीकट आया था, जमेरिन शासकों के यहाँ दूत बन के। यहाँ से फिर विजयनगर आया। यह विजयनगर नहीं आया था, बल्कि यह बहमनी राज्य में आया था, विदर आया था, लेकिन विजयनगर के विषय में भी बताता है। अब निकोली कॉन्टी, यह निकोली कॉन्टी जो है यह देवराय प्रथम के काल में आया। देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के काल में। देवराय द्वितीय के काल में यह तो विदर बहमनी आया था। बारबोसा, जो कि पुर्तगाली है, यह लगभग 1500 से 1516 तक रहा था। 1516। तो ये काल जो है कृष्णदेवराय का काल है। यह भी कृष्णदेवराय के काल में आया। कृष्णदेवराय के काल में आया। नूनीज अच्युत देवराय, जो कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी थे, अच्युत देवराय के काल में आया। और सीजर फ्रेडरिक सीजर, यह जो है यह आया तालिकोटा युद्ध के पश्चात। तो तालिकोटा युद्ध के पश्चात आने वाला
कोई अगर यात्री है तो सीजर फ्रेडरिक है, जो तालिकोटा युद्ध में विजयनगर के विध्वंस की बात करता है। ठीक। निकोली कोंटी जो विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के काल में आया, यह विजयनगर के विषय में बताता है कि विजयनगर 60 मील की परिधि में फैला हुआ है। यह यहाँ के राजाओं के विषय में बताता है कि ये अनेक पत्नियां, बल्कि हजारों पत्नियां इनकी होती थी। 12,000 पत्नियों का उल्लेख करता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख यही निकोली कोंटी विजयनगर में सती प्रथा का पहला उल्लेख करता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का उल्लेख करता है कि यहाँ धातु मुद्रा के साथ साथ कागजी मुद्रा भी चलती थी। विजयनगर के विषय में निकोली कोंटी कहता है कि यहाँ धातु मुद्रा के साथ साथ कागजी मुद्रा भी चलती थी। अब्दुल रजाक ने बताया कि ये फारस के शासक शाहरुख के दूत हैं, कालीकट में आए थे। इन्होंने मतलौस सदाइन और मजमौल बाहरीन नामक किताब लिखी। ये बताते हैं कि विजयनगर में कुल 300 बंदरगाह थे। अब्दुल रजाक बताते हैं कि विजयनगर में कुल 300 बंदरगाह थे और विजयनगर जैसा शहर आज तक हमने देखा नहीं। हमारी आंखों ने आज तक विजयनगर जैसा भव्य और विस्तृत शहर नहीं देखा, यह अब्दुल रजाक कहते हैं। इनका मानना है कि विजयनगर का घेरा 64 मील का है, वही निकोली कोंटी कहते हैं कि 60 मील का है, थोड़ा सा अंतर है। अब्दुल रजाक एक बात और कहता है कि विजयनगर के चारों ओर 7 दीवारें हैं, 7 किलेबंदियों से यह घिरा हुआ है। यानी विजयनगर जो है वह 7 किलेबंदियों से घिरा हुआ है, इस तरह से कहते हैं। यह कह रहा है कि इसमें से 7वीं, 6वीं और 5वीं जो दीवारें हैं, जो किलेबंदी है, उसके बीच में बागान है, खेत है, ये सब है। उसके बाद नगर शुरू होता है। यानी विजयनगर इतने नियोजित तरीके से बसाया गया था। और ये दीवारें कैसे बनाई गई थी, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में है, तो पहाड़ियों को जोड़ के ये दीवारें बनाई गई थी। तो 7 घेरा की बात अब्दुल रजाक करता है। ये कहता है कि यहाँ के जो शासक हैं, इनको या यहाँ के शासक सोना को पिघलाकर संचित करते हैं, सोना पिघलाकर रखते हैं, यानी स्वर्ण संचय की बात को कहता है। साथ में ये बताता है कि यहाँ पर लोगों को अनाज के साथ साथ जिस तरह से वो भोजन से प्रेम करते हैं, अनाज से प्रेम करते हैं, वैसे उनके लिए गुलाब के फूलों की भी आवश्यकता है। तो गुलाब के फूलों की महत्ता का वर्णन यही अब्दुल रजाक करता है कि विजयनगर के लोग गुलाब के फूलों को कितना पसंद करते थे। साथ में वहाँ के वैश्यालयों की भी बात करता है कि यहाँ के जो वैश्यालय हैं, वैश्याओं की भी बात करता है। विजयनगर में वैश्याओं से मिलना कोई असामाजिक कार्य नहीं माना जाता था और वैश्याएं सार्वजनिक उत्सवों में भी भाग लेती थी, उनसे कर भी लिया जाता था। तो उन पे टिप्पणी अब्दुल रजाक करता है। निकेतन कहता है कि विजयनगर में जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन उसकी अधिकांश जनसंख्या जो है वो गरीब है और यहाँ का जो संभ्रांत वर्ग है वो विलासिता का जीवन व्यतीत करता है और सामान्य जन गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। यह बात निकेतन ने कही। बारबोसा पुर्तगाली यात्री हैं और अबुकर्क, पुर्तगाली जो गवर्नर था अबुकर्क, उसका यह द्विभाषीय था। इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। इसने विजयनगर से होने वाले व्यापारों की बात की है कि लाल मड़ी, मिर्च, इलायची, काली मिर्च, इलायची, चंदन आदि का यहाँ से व्यापार होता था। इसका ये प्रमुख व्यापारिक स्थल था। ये भी कहता है कि कृष्णदेव राय या विजयनगर के शासक धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते थे, किसी से कोई धर्म पूछा नहीं जाता था, सभी धर्मों को लोग यहाँ स्वतंत्र रूप से रहते थे, ऐसा बारबोसा का कहना है। इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। निकोली कोंटी भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। फिर डिमेगोपायस या पेस पुर्तगाली हैं, कृष्णदेव राय के समय आए हुए थे। ढेर सारी बातें विजयनगर के विषय में बताता है कि विजयनगर में 200 प्रांत हैं, रोम के समान वैभवशाली है और यही जो है विजयनगर को देखने के लिए पहाड़ी पे चढ़ा था।
ये कहता है कि हमने एक पहाड़ी पे चढ़ा, वहां से पूरे विजयनगर को देखने का प्रयास किया, लेकिन पूरा विजयनगर वहां से नहीं दिख पाया। वहां से विजयनगर का एक छोर ही दिखा, पूरा विजयनगर वहां से नहीं दिख पाया। तो पहाड़ी पे चढ़ के विजयनगर को देखने का प्रयास पास या पेश ने किया। यह कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व के विषय में बताता है, और बताता है कि वह सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण उसमें है, मात्र एकमात्र अवगुण कहिए कि वह बहुत ही क्रोधित है, तुरंत उसे क्रोध आ जाता है। तो उसे कृष्णदेव राय को तुरंत क्रोध आ जाता है। यह बात डिमेगो पायस या पेश ने की थी। यह विजयनगर के विषय में बताता है कि यहाँ नगर में प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति के लोग हैं। यहाँ के बाजारों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो न मिले। हीरा के व्यापार की बात करता है, हीरा के लिए यह विख्यात है। विजयनगर को सबसे संपन्न नगर बताता है, और बताता है कि यहाँ के प्रत्येक गली में मंदिर है, क्योंकि मंदिर जो है शिल्पियों और व्यापारियों के जो संगठन थे वो मंदिरों से जुड़े हुए थे, मंदिरों से संगठित थे। तो इसलिए यहाँ के प्रत्येक गली में मंदिर थे। यह जलाशयों के निर्माण की भी बात करता है कि विजयनगर के शासकों ने खेतों की सिंचाई और पीने के पानी के लिए किस प्रकार से पहाड़ियों के बीच जलाशयों का निर्माण किया था। तो उसका भी उल्लेख डिमेगो पायस या पेश द्वारा किया गया। नूनीज पुर्तगाली यात्री है, अच्युतदेव राय के समय आया। इसने महिलाओं का वर्णन किया है कि विजयनगर काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाएं विभिन्न पदों पर कार्यरत थीं, कुछ उसमें पहलवानी करती थीं, कुछ लेखाकार का कार्य करती थीं। तो इस प्रकार से महिलाओं पर विस्तृत विवरण नूनीज का है। यह घोड़ों का व्यापारी था। नूनीज पुर्तगाल से आया था, कृष्णदेव राय के काल में ही है, और घोड़ों का व्यापारी था। सीजर, फ्रेडरिक सीजर, ये तालीकोटा युद्ध 1565 में जो तालीकोटा या राक्षस तगड़ी का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात विजयनगर आया, और विजयनगर के विध्वंस को इसने बताया कि विजयनगर का विध्वंस कैसे हुआ। तो ये तो विजयनगर के में आए और ब्राह्मणी साम्राज्य में आए जो विदेशी यात्री थे। अब मुगलों के समय भी कई विदेशी यात्री आए, हालांकि उनकी संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन उसमें से जो प्रमुख हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। तो मुगलों के समय हाकिन्स, जो कि जहांगीर के समय आया था, हाकिन्स और फिंच, ये दोनों एक साथ आए थे। हेक्टर नामक जहाज से ये दोनों आए। दोनों जहांगीर से मिले। हाकिन्स जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के जो शासक थे जेम्स प्रथम, उनका अकबर के नाम पत्र लेकर आया था, लेकिन 1608 में जब ये आया तब तक अकबर का देहांत हो चुका था। जहाँ यह तुर्की भी जानता था, फारसी भी जानता था हाकिन्स। इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में अपना परिचय दिया। जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने इसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी, और एक आर्मेनियाई लड़की से इसकी शादी करा दी। यह जहांगीर के साथ शराब भी पीता था। एक बार यह शराब पी के दरबार में आ गया। जहांगीर ने इसे बहुत डांटा, फटकारा और दरबार से बाहर चले जाने को कहा। यह दरबार के कानूनों का भी उल्लेख करता है। मुगल राज्य की वार्षिक आय को बताता है। ये बताता है कि दरबार में 35,000 नौकर चाकर थे। 6 मुगल जो कोषागार हैं उनका भी उल्लेख करता है कि कोषागार 6 स्थानों पे थे: आगरा, नरवर, रणथंभौर, असीरगढ़, रोहतास और ग्वालियर। तो ये 6 स्थानों का उल्लेख करता है कि ये 6 स्थानों पर मुगलों के कोषागार थे। यह कहता है कि चांदी भारत में आती ही आती है, यहाँ से जाती नहीं है। हाकिन्स कहता है कि चांदी भारत में आती ही आती है, यहाँ से जाती नहीं है। दरअसल ढेर सारे जो विदेशी यात्री हैं उनको इस बात का दुख है। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था एंशिएंट काल में, प्लिनी को इसका बड़ा अफसोस था कि रोम के लोग भारतीय विलासिता वस्तुओं पर ढेर सारा धन व्यय करते हैं, जिससे रोम का कोष खाली होता जा रहा है। यहाँ इसके कहने का भी वही संकेत है कि भारत में चांदी आती ही आती है, यहाँ से जाती नहीं है। इसके बाद फिंच, जो कि इसी के साथ आया था, यह लाहौर
का वर्णन करता है। और लाहौर में इसने ये कहता है कि लाहौर में अनारकली का मकबरा था। अनारकली को यह जहांगीर की प्रेमिका बताता है। तो अनारकली की जो दंत कथा है वह इसी के द्वारा, ये भी उस समय सुना होगा, तो इसके द्वारा उसको लिखा गया है। अनारकली की बात फिंच करता है। ये भी बताता है कि जहांगीर नियमित रूप से शराब पीता था, और साथ में यह भी कहता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अकबर को संत मानते थे और उसके दरगाह पे पूजा करते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों अकबर को संत मानते थे और उसकी दरगाह पे पूजा करते थे, यह फिंच का मानना है। विथिंगटन, जो कि इन लोगों के बाद आया, वह अहमदाबाद को कहता है कि यह लंदन जितना बड़ा है। साथ में ये भी कहता है कि अजमेर बहुत बड़ा है और अब तक हमने इतना बड़ा शहर नहीं देखा। अजमेर बहुत बड़ा है, हमने इतना बड़ा शहर अब तक नहीं देखा। यह बात विथिंगटन कहता है। इसके बाद टॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आते हैं। जहांगीर को इन्होंने एक तस्वीर भी भेंट की थी। साथ में इन्होंने बग्घी और तलवार भी भेंट किया था, यूरोपियन बग्घी और तलवार भी भेंट किया। जहांगीर इनसे प्रभावित भी था और जहांगीर से ये पहली बार अजमेर के दरबार में मिला, आगरा के दरबार में नहीं मिला। टेरी एंड टॉमस रो से पहली बार जहांगीर अजमेर के दरबार में मिला और वहीं इन लोगों की व्यापारिक वार्ताएं भी हुई। टॉमस रो कहता है कि उस समय दरबार में 4 लोगों का एक गुट था, जिसमें नूरजहां थी, आशफ खां था, खुर्रम था और एतमादुद्दौला था। ये 4 लोग जो चाहते थे वही होता था। 4 लोगों के गुट का उल्लेख करता है। और फिर जैसा कि हाकिंस कहता है कि भारत में चांदी आती ही आती है, जाती नहीं है यहाँ से, वैसे ये भी कहता है कि एशिया को धनाढ्य बनाने के लिए यूरोप अपना खून बहाता है। एशिया को धनाढ्य बनाने के लिए यूरोप अपना खून बहाता है। यह बात टॉमस रो कहते हैं। टॉमस रो ने राजगमिता सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। राजगमिता सिद्धांत ये था कि जो मनसबदार थे मुगल काल में, तो मनसबदार के देहांत के पश्चात उसकी संपत्ति राज्य ले लेता था और फिर राज्य का जो बकाया था उस बकाया को उसमें से निकालकर शेष को वो उसके परिवार को लौटा देता था। तो यूरोपीय जो विद्वान थे और जो उस समय के यात्री थे, उन लोगों ने राजगमिता की आलोचना की है। राजगमिता का ये वर्णन देता है। अब कोयर्थ, रो और टेरी, टॉमस रो के साथ टेरी भी आया था जो कि एक पादरी था। कोयर्थ, टॉमस रो और टेरी, इन तीनों लोगों ने अशोक स्तंभ को कहा था कि यह सिकंदर का स्तंभ है। पोरस पर विजय के पश्चात सिकंदर ने इन स्तंभों की स्थापना करवाई थी, ऐसा कोयर्थ, टॉमस रो और टेरी का मानना है। टेरी भी टॉमस रो के साथ आया था और यह मांडू में जहांगीर से मिला। टॉमस रो अजमेर में जहांगीर से मिला और टेरी मांडू में पहली बार जहांगीर से मिला। इसने ये बताया कि जहांगीर सिर्फ गंगा जल ही पीता था। आगे चलकर पीटर मुंडी ये कहेगा कि मुगल बादशाह गंगा जल ही पीते थे। और इब्न बतूता को भी हम लोगों ने देख चुके हैं कि इब्न बतूता भी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी में था तो वहां उसे पीने के लिए गंगा जल भेजा जाता था डाक व्यवस्था से। तो गंगा जल पीने का उल्लेख इब्न बतूता ने किया, यहाँ फिर टेरी ने किया और पीटर मुंडी ने किया। ठीक इसी प्रकार एक चीज और जो अलबरूनी में हमने बात नहीं की, अभी याद आया कि अलबरूनी कहता है कि भारतीय जो है अमावस्या के समय जब ग्रहण लगता था तो अपना वो जान त्यागते थे और उसके लिए वो स्थान था इलाहाबाद का बट वृक्ष। वहां से वो यमुना नदी में कूदकर अपना जान त्याग देते थे। इसका उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया था और इसका उल्लेख अलबरूनी ने भी किया। और जो चंदेल शासक धंग है
माना जाता है कि वह अपनी 80 रानियों के साथ वटवृक्ष से कूदकर अपना प्राण त्याग किया था। ठीक। टेरी आगे क्या कहते हैं, टेरी कहता है कि दरबार में एक पालतू शेर भी था जो घूमता रहता था। और एक बात का और उल्लेख करता है कि अकबर ने विष की गोली खा ली थी जो वह अपने मनसबदारों या अपने विरोधियों के लिए रखता था। उस गोली को वह खाकर मरा था। अब बेलशार्ट जो कि एक डच यात्री है, वह बयाना के नील उत्पादन का विस्तृत वर्णन करता है। जहांगीर के काल में ही आया, उसने बयाना के नील उत्पादन का वर्णन किया और साथ में कहा कि जहांगीर केवल नाम मात्र का राजा है। जहांगीर केवल नाम मात्र का राजा है, राज तो करती हैं नूरजहां और आसफ खां। उसने कृषकों की दयनीय दशा का भी, बेलशार्ट ने कृषकों की दयनीय दशा का भी वर्णन किया है कि कृषकों को इतना निचोड़ लिया जाता है कि 2 जून की रोटी उनके लिए दुर्लभ हो जाती है। देलावले जो कि इटली का यात्री था, यह बगदाद में एक असरियाई ईसाई से महिला से विवाह किया था और यात्रा के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि उस महिला के शव को लेकर वह अपनी पूरी यात्रा किया था। उस महिला का नाम मारुशिया था, तो मारुशिया के शव को लेकर वह अपनी पूरी यात्रा शव के साथ किया था। सूरत के चुंगी घर का उल्लेख करता है और कहता है कि इसे दोगाना कहा जाता था। साथ में खंभात में पशु पंक्षियों के अस्पताल का उल्लेख करता है। नागौर में ब्रह्मा मंदिर का उल्लेख करता है और कहता है कि सूरत में बटवृक्ष की पूजा होती थी। ये सारी बातें बेलशार्ट कर रहा है जो कि डच यात्री है। वह कह रहा है कि सूरत का जो चुंगी घर है जिसे दोगाना कहा जाता था, खंभात में पशु पंक्षियों के लिए अस्पताल था, नागौर में ब्रह्मा का मंदिर था और सूरत में बटवृक्ष की पूजा होती थी। ये सब उल्लेख दिलावले ने किया है जो कि दिलावले ने किया है जो कि डच यात्री था। अब मुगल काल में, दरअसल इनको लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको 1-2 बार आप सुन लेंगे तो चीज़ें ध्यान में रहेंगी। परीक्षा में आप सही विकल्प पर ही निशान लगा पाएंगे। ट्रेवनियर इटली का यात्री है, ट्रेवनियर फ्रांसीसी यात्री है। जौहरी था। देखिए मुगल काल के 3 प्रमुख यात्री हैं, एक तो ट्रेवनियर, दूसरे वर्नियर और तीसरा मुंडी, पीटर मुंडी और मनुची। 4 ट्रेवनियर, वर्नियर, पीटर मुंडी और मनुची। इसमें ट्रेवनियर और वर्नियर ये दोनों फ्रांसीसी हैं, पीटर मुंडी और मनुची दोनों इटली के हैं। इसमें जो ट्रेवनियर है यह जौहरी था, पेशे से जौहरी था। वर्नियर पेशे से चिकित्सक था और जो मनुची है यह सैन्य का पेशा अपनाया, बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। ठीक। तो ट्रेवनियर जौहरी है, यह शाहजहां के काल में आया। द 6 वॉयेज इसकी किताब का नाम है, यानी 6 यात्राएं। पेशे से जौहरी होने के कारण यहाँ के हीरा आदि की खानों का उल्लेख करता है, साथ में कोहिनूर का उल्लेख करता है। शाहजहां की बड़ी तारीफ करता है कि शाहजहां वैसे ही शासन करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों पर करता है। शाहजहां जनता का शासक है, शाहजहां जनता का शासक है, ऐसा ट्रेवनियर का मानना है। बर्नियर जिसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम से किताब लिखी और इसमें भारत का विस्तृत वर्णन करता है, लेकिन वह अपने हर वर्णन में यूरोप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। ढेर सारी चीज़ों का उल्लेख उसने किया है। चिकित्सक का पेशा था इसका, इसने जहांआरा बेगम का इलाज भी किया था। इसका संरक्षक दानिशमंद था और हार्वे के जो रक्त प्रवाह है उसको इसने दानिशमंद के सामने दिखाया भी था।
देवराई युद्ध के पश्चात दारा शिकोह दर दर भटक रहा था। दिल्ली की सड़कों पर वो भटक रहा था, उसे दिल्ली की सड़कों पर घुमाया भी गया। इन सब का आंखों देखा वर्णन इसी वर्नियर द्वारा किया गया है। देवराई युद्ध जो मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था, जिसके पश्चात दारा की सारी आशाएं समाप्त हो गई थी। अहमदाबाद में इसका डाकुओं से भी मुलाकात हुआ, लेकिन चूंकि चिकित्सक था तो अपने चिकित्सीय ज्ञान के कारण यह बच गया। अब देखिए, ह्वेनसांग भी कई बार डाकुओं से उसका पाला पड़ा था, और यहाँ बर्नियर का भी डाकुओं से पाला पड़ा अहमदाबाद में, लेकिन चिकित्सकीय ज्ञान से वह बच गया। मुगल शहरों को शिविर नगर कहता है कि मुगलों के शिविर जहाँ जहाँ लगाए जाते हैं तो वहाँ नगर बन जाता है, फिर उन शिविरों के साथ वो नगर भी समाप्त हो जाते हैं। राजकीय कारखानों का उल्लेख करता है, सती प्रथा का उल्लेख करता है। ये कहता है जगन्नाथ की मूर्ति के साथ अबोध लड़कियों का विवाह कराया जाता था। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहता है। बनारस की तुलना एथेंस के विश्वविद्यालयों से करता है। बंगाल की संपन्नता का वर्णन करता है। बंगाल को विद्रोहियों का नगर कहा जाता था, परिपूर्ण नरक कहा जाता था, तो उसकी संपन्नता का भी वर्णन बर्नियर द्वारा किया गया है। इसने ये भी बताया है कि जो जमीन का मालिकाना हक था वह जमीन राज्य की होती थी, कृषक का मालिकाना हक उस पर नहीं था, और इसी कारण वह कृषि में सुधार नहीं हो पाते थे, इसका भी वर्णन करता है। अब मुंडी, पीटर मुंडी, जो कि 1628 से 34 शाहजहां के काल में ही आया, उसने 1630 और 32 में दक्कन और गुजरात में जो अकाल पड़ा था उसका उल्लेख पीटर मुंडी द्वारा किया जाता है। ये बार बार पूछा भी क्या है कि दक्कन अकाल का उल्लेख किसने किया है, तो पीटर मुंडी ने किया है। वह ग्वालियर के दुर्ग और इलाहाबाद के खुसरो के मकबरे और खुसरो बाग का भी वर्णन करता है। मनुची भी इटली का यात्री है, और यह दारा शिकोह की सेना में तोपची था। बाद में यह चिकित्सक का पेशा अपना लिया, पहले यह दारा शिकोह की सेना में तोपची था। मनुची दारा के पराजित होने के पश्चात यह जय सिंह की सेवा में चला गया, और पुरंदर संधि के समय वहां उपस्थित था। पुरंदर संधि जो 1665 में हुई थी, तो उस संधि के समय भी दारा शिकोह वहां उपस्थित था। शिवाजी ने इसे अपनी सेना में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया, लेकिन इसने स्वीकार नहीं किया। फिर यह कुछ समय के लिए गोवा में पुर्तगालियों के पास चला गया, उनके दूत के रूप में कार्य किया। अंततः लाहौर चला गया और शाह आलम, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, उनकी सेवा में चला गया, उनकी पत्नी का इलाज किया और उनका चिकित्सक बन गया, दरबारी चिकित्सक बन गया। इसने औरंगजेब द्वारा जजिया लगाए जाने का भी उल्लेख किया है। वो कहता है कि औरंगजेब का राजकोष समाप्त हो गया था, इसलिए उसने जजिया लगाया। ये कहता है कि जजिया के विरोध में हिंदू राजाओं ने मेवाड़ के जो राजा राय सिंह थे उनके नेतृत्व में एक संघ भी बनाया था। ठीक, तो इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, तो जो प्रमुख सवाल इन यात्रियों से पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे।